ये साड़ी भी रख ले वंशिका। ये साड़ी तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। शची जी ने अपनी बेटी को अपनी पसंद की साड़ी देते हुए कहा। पर मम्मी, ये साड़ी तो आप अपने लिए लाई हो और इतने मन से आपने पसंद की थी। अब ये तो आप ही पहनना। वंशिका ने साड़ी वापस देते हुए कहा। क्या फर्क पड़ता है बेटा, तू पहने या मैं पहनूं? बेटी को तो जितना दे कम ही लगता है। देने से कभी घर खाली नहीं होता, पर हाँ, बेटी के जाने से जिंदगी जरूर खाली हो जाती है। बेटा, तू अब ये घर छोड़कर चली जाएगी तो ये घर सूना हो जाएगा। कहते कहते शशि जी की आंखें भर आई। रोती क्यों हो मम्मी? मैं शादी के बाद आती रहूंगी ना। और फिर ये मेरा अपना घर है। यही तो जन्म लिया, पढ़ाई की, आप सबके साथ रही। ये घर मेरे लिए कभी पराया नहीं हो सकता। अब देखना, मेरे दो दो घर हो जाएंगे। जब मन किया वहां रहूंगी और जब मन किया यहाँ आ जाऊंगी। इसी शहर में ही तो रहूंगी, मैं कौन सा विदेश जा रही हूँ। वंशिका अपनी माँ की बाहों में बच्चों की तरह लिपटते हुए बोली। वंशिका, तुझे अभी कुछ नहीं पता बेटा। शशि जी ने मन ही मन में कुछ कहा और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। वंशिका जो चाहे वैसा ही हो, मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। शशि जी के दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी वंशिका, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, और छोटा बेटा आर्यन, जो भी कॉलेज में पढ़ रहा है। बेटी दूर न जाए, मिलने आती जाती रहे, इसीलिए ही उसकी शादी इसी शहर में रहने वाले मोहित से तय कर दी है। मोहित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जो अपने पिता के साथ ही दुकान संभालता था। उनकी मिठाई की दुकान के शहर में बड़े चर्चे थे। वंशिका के पापा ने देखा घर परिवार और लड़का अच्छा है, तो रिश्ता तय कर दिया। जल्दी ही दोनों की शादी होने जा रही थी। शशि जी और वंशिका बातें कर ही रही थी, तभी वंशिका की दादी भी कमरे में आ गई और बोली, ये क्या कह रही है तू? जब मन करेगा यहाँ आ जाएगी। ऐसा नहीं होता रे पगली। तेरी सास जब आज्ञा देगी तभी तू इस घर में आ पाएगी। और सास ने कह दिया बहू अब घर आ जा, तो तुझे जाना होगा। अरे, बेटी के तो पैदा होते ही बोल देते हैं कि ये तो पराया धन है, दूसरे घर की अमानत होती है। माता पिता प्यार से पालते हैं, कितना भी धनवान इंसान क्यों ना हो। वो भी बेटी को ताउम्र घर में नहीं रख पाता, उसे तो विदा करके ससुराल भेजना ही होता है। दादी, वो आपके जमाने में होता होगा, अब सब कुछ बदल गया है। लोगों की सोच भी बदल गई है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके जमाने में तो ना फोन होते थे और ना ही कोई साधन जो जल्दी से मायके में पहुंच जाओ। आप तो अपने मायके वालों से मिलने के लिए या बात करने के लिए भी तरस जाती होंगी। पर आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है। जब मन हुआ आपसे बात कर लूंगी। और हाँ, मुझे तो ड्राइविंग भी आती है। मैं तो कार लेकर कभी भी आ जाऊंगी। ये मेरा घर है और हमेशा मेरा ही रहेगा। और ये कमरा, इसका एक भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मैं जब भी आऊंगी इसी कमरे में रहूंगी। और आप अपनी पुरानी सोच के चलते मेरे आने जाने पर ज्यादा रोक टोक मत करना। वंशिका हंसते हुए अपनी दादी से बोली। वंशिका बेटा, मैंने जमाना देखा है, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, चाहे जमाना कितना भी आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों ना हो गया हो। इतना कहकर दादी चुप हो गई। आखिर शादी का वो शुभ दिन भी आ गया। वंशिका और मोहित 7 फेरे लेकर जन्मों जन्म के बंधन में बंध गए। विदाई के समय वंशिका रोई नहीं और सबसे कहने लगी, कोई नहीं रोएगा, ना ही मुझे रुलाएगा, वरना मेरा मेकअप बिगड़ जाएगा। मैं हंसते हंसते जा रही हूँ और इस घर को हमेशा के लिए विदा नहीं कर रही, आती जाती रहूंगी। वंशिका की बातें सुनकर सभी रिश्तेदार हंसने लगे, पर माँ का दिल जानता था कि आज उसकी बेटी गई तो हमेशा के लिए चली जाएगी। शशि जी फूट फूट कर रोने लगी। सभी ने मिलकर उन्हें चुप कराया। हजारों सपने लिए वंशिका अपने ससुराल में आ गई। बहुत प्यार से सबने उसका स्वागत किया। उसकी मुंह दिखाई के साथ सभी रस्में अच्छे से हो गई। शादी के बाद वो पग फेरे के लिए मायके गई और उसी शाम रस्म के चलते उसे वापस आना पड़ा। लेकिन वो अभी भी इसी उम्मीद में थी कि एक ही शहर में घर है तो कभी भी जाकर आ जाऊंगी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उस पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। उसके ससुर जी और पति मोहित सुबह निकल जाते हैं, उन्हें टिफिन पैक करके देती थी। वो लोग रात को ही वापस आते थे। वो दिन भर घर की जिम्मेदारी और सास की सेवा में लगी रहती थी। वर्षिका की सास खुद कुछ भी काम नहीं करती थी और उसे दिन भर काम में लगाए रखती थी। एक दिन उसका मन भर आया। उसने कहा, मम्मी जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। सास ने मना कर दिया और बोला, बिना बात के मायके क्यों जाना? फिर तुम्हारी मम्मी का तो मेरे पास कोई फोन नहीं आया, मैं ऐसे कैसे तुम्हें मायके भेज दूं? अपनी सास की बात सुनकर वंशिका हैरान रह गई।
उसे तो लगता था कि जब भी उसका मन करेगा अपने मायके चली जाएगी। उसने अपनी मम्मी को फोन लगाया और सारी बात बताई। हाँ वंशिका, तेरी सास सही कह रही है। और रही बुलाने की बात, तो अभी आर्यन का जन्मदिन है, तो जल्द ही मैं तुझे बुलाऊंगी। तू अपने घर में पूरे मन से रस बस जा, तेरे लिए अच्छा रहेगा बेटा। बेटा, मायका आज भी तेरा ही घर है, पर असली घर तो तेरा ससुराल ही है, और तुझे अब वहीं रहना है। शशि जी ने इतना कहकर फोन रख दिया। अपनी मम्मी की बातें सुनकर वंशिका मन ही मन रोने लगी। क्या अब जब भी मेरा मन करे मैं अपने मायके वालों से मिलने भी नहीं जा सकती? अब मुझे मायके वालों के बुलावे और ससुराल वालों की आज्ञा का इंतजार करना होगा। आर्यन के जन्मदिन पर एक दिन पहले शशि जी ने फोन किया और बोली, समधन जी, आर्यन का कल जन्मदिन है, तो आप वंशिका को आज भेज दीजिए और आप लोग कल होटल में आ जाइएगा। वंशिका की सास बोली, समधन जी, जब जन्मदिन आप होटल में मना रही हैं तो कुछ तैयारियां करने की भी जरूरत नहीं होगी, और फिर जन्मदिन ही तो है, कोई शादी तो नहीं। तो वंशिका पहले आकर क्या करेगी? वो भी कल हमारे साथ ही आ जाएगी और हमारे साथ ही पार्टी करके वापस आ जाएगी। वंशिका मन ही मन रोती रही। उसे कैसा ससुराल मिला? एक शहर में होते हुए भी अपने मायके जाने के लिए तरस जाती है। उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। फोन पर बात करने में भी वो बात कहाँ जो साथ रहने में है। उसने मोहित से बात की तो वो बोला, इन सब में मुझे मत घसीटो, मैं दुकान संभालूं या ये घर की बातें। आर्यन की पार्टी में वो सबके साथ गई और रात को ही ससुराल वापस आ गई। ससुराल में सब लोग वंशिका पर निर्भर हो गए। हर छोटा बड़ा काम वही करती थी, लेकिन दुकान से जब भी पैसों का गल्ला आता तो नोटों की गिनती वंशिका के सामने नहीं की जाती, क्योंकि उसकी सास का कहना था कि पराये घर की लड़की है, पराया खून है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वंशिका जब भी ये सब बातें सुनती तो बहुत दुखी हो जाती थी। आखिर कितनी अजीब होती है एक लड़की की जिंदगी। मायके वाले पराया कर देते हैं और ससुराल वाले यही कहते हैं कि पराये घर से आई है। अपना सारा जीवन दो दो घरों में पूरा कर देती है, फिर भी उसे कभी अपनाया नहीं जाता। कहने को तो उसके दो घर होते हैं, पर एक भी अपना नहीं होता। कुछ सालों के बाद वंशिका की भी एक बेटी हो जाती है और इधर आर्यन की शादी धूमधाम से हो गई। वंशिका का जो कमरा था अब वो आर्यन और उसकी पत्नी का हो गया। अब मायके के साथ साथ वो कमरा भी छूट गया था। एक दिन उसके सास ससुर किसी संबंधी की मृत्यु पर कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। वंशिका ने मोहित से मायके जाने की जिद की। मोहित ने उसकी बात मान ली। वंशिका अपने मायके आ गई। वो भाभी के साथ कुछ दिनों के लिए रहना चाहती थी। उसकी भाभी उसका बहुत ही सम्मान करती और मीठी मीठी बातें भी करती थी। दोनों ननंद भाभी बहुत प्यार से रहती। एक दिन दोपहर को खाना खाने के बाद वंशिका को चाय की तलब लगी, तो उसने सोचा मैं ही चाय बना लेती हूँ और भाभी से भी पूछ लेती हूँ कि वो भी पियेंगी या नहीं। वो अपनी भाभी के कमरे की ओर जा रही थी कि कुछ सुनकर रुक गई। उसकी भाभी अपनी मम्मी से कह रही थी, क्या बताऊं मम्मी, वंशिका दीदी एक तो बिना किसी काम के और बिना बुलाए आ गई, और अब जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी तो शादी में आई थी, रोज रोज आ जाती हैं। अब उनकी सास बाहर क्या गई तो वो हमारे यहाँ आकर बैठ गई, और मोहित जीजा जी का भी रोज टिफिन यहीं से जाता है और रात को भी यहीं से खाना खाकर जाते हैं। अरे जब जीजा जी अकेले हैं, उन्हें भी परेशानी होती है और हमें भी परेशान कर रखा है। ऐसा भी भला क्या मायके में रहना। दिन भर दोनों माँ बेटी कमरे में घुसी जाने क्या क्या बातें करती रहती हैं। उस पर दीदी अपनी छोटी सी बेटी को भी ले आई। दिन भर रोती रहती है, मेरा तो सिर दर्द हो जाता है, जरा भी चैन नहीं मिलता। अपनी भाभी के मुंह से ये सब बातें सुनकर उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वो तो भाभी के साथ रहने और उनसे मिलने मायके आई थी, पर आज उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपना सामान पैक किया और जाने लगी। उसकी मम्मी और दादी ने ऐसे अचानक जाने की वजह पूछी तो अपने आंसू छुपाते हुए बोली, मम्मी वहाँ मोहित अकेले हैं, बहुत परेशानी हो रही है, मैं इसीलिए जा रही हूँ। और फिर दादी, आप ही तो कहती है ना कि बेटी तो पराया धन है, तो यहाँ कब तक रहेंगे। मम्मी आप सही कहती थी, पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर मैं अब सब समझ गई हूँ। शादी के बाद लड़की के कहने को तो दो घर होते हैं, पर उसका हक किसी भी घर पर नहीं होता। दादी, आपने भी सही कहा था कि जमाना कितना भी आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए, पर कुछ रस्म और रिवाज कभी नहीं बदल सकते। आज वंशिका अपनी दादी और मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोई। अपनी विदाई में उसे एक भी आंसू नहीं आया था, पर आज उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।